इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर के सिस्टम में वैलिड सिंटैक्स होता है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वैलिड सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होते हैं? ये मैथमेटिक्स में फार्मूले वगैरह जो लगते हैं उन्हें सिंटैक्स कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में। तो सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। अब हार्डवेयर का हमें पता चल गया कि जिन हिस्सों को, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। फिर इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है? इंस्ट्रक्शन होता है सेट सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा है, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की डेफिनेशन हमने कर ली, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी चार टाइप्स होती हैं, वैसे तो तीन होती हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, लेकिन यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर भी है। तो टोटल इसकी फोर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और अदर सॉफ्टवेयर हैं। ये चार टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को करेंगे, काफ़ी लेंथी है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर यूटिलिटी को करेंगे, फिर अदर सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये पांच चीज़ें आती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, लिंकर होता है, लोडर होता है। ये पांच सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब इनकी जो हम डिटेल देखते हैं, क्या है ये चीज़ें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पहला पार्ट था, देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है, फिर कंपाइलर है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर कंपाइलर को पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यूजर को, मतलब हम यूजर हैं, हमें कनेक्ट करेगा, हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा, बूट नहीं होगा, चलेगा नहीं, रन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है पीपीएससी में कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीन इसमें से उठा लेगा, एक वो होगा जो इसमें से नहीं आ रहा। तो ये भी आ सकता है, या फिर तीन और क्वेश्चन होंगे, इनमें से एक उठा लेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। तो ये आपको आने चाहिए जो छः हैं। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्टा है, लिनक्स है, यूनिक्स है। अब देखें, विंडो एक्सपी नहीं है अगर आपके पास, तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? या विंडो 8 की हुई है, वो नहीं है, तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। विंडो 10 नहीं है, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता। ये गौर से आप सुन लें। और एक और आता है कर्नल, किसे कहते हैं? जो रेजिडेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे कर्नल कहते हैं। रेजिडेंट पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्नल कहते हैं। KERNAL आपके सामने है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लियर हो गया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब कंपाइलर की तरफ आते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा, कंपाइलर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया होगा, पीपीएससी में आया हुआ था। कंपाइलर किस लिए इस्तेमाल होता है? कंपाइलर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे कंपाइलर बोलते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, VB है। तो इन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो जब तक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंपाइलर के थ्रू ये कन्वर्ट होती हैं, हाई लेवल प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में चेंज होते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटर है।
इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इंटरप्रेटर का भी यही काम है। वो जो कंपाइलर होता है वो इकट्ठे से चेंज कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये इस तरह नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन करता है, वन बाय वन करता है और स्टेप बाय स्टेप करता है। ये इंटरप्रेटर का काम है। अब है असम्बलर। असम्बलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असम्बलर, जैसा कि लिखा हुआ है, असम्बलर से असेंबली, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असम्बलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जो असम्बलर होता है ये असम्बली लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असम्बलर का काम है। नेक्स्ट है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, जिसे यूजर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड होता है, कोई भी प्रोग्राम देते हैं उसकी लैंग्वेज का कोड होता है, उसे सोर्स कोड कहते हैं, जिसे जो इस्तेमाल करने वाला यूजर है आसानी से वो समझ सकता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में? मशीन लैंग्वेज में। किसके थ्रू? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। उसे क्या कहते हैं? उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ये मशीन आसानी से समझ सकती है। अगर हम कंप्यूटर में कोड करेंगे तो कंप्यूटर की जो जबान है वो ऑब्जेक्ट कोड में होगी, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके फिर ही वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू, ताकि वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाए। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और मशीन इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है। वो यूजर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल था सोर्स कोड, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये मशीन के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अब बाइट कोड क्या होता है? जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल किया जाता है जावा सी के थ्रू और बनता है बाइट कोड। सोर्स कोड को कंपाइल करके जावा सी के थ्रू कंपाइल किया जाता है, उसके बाद बाइट कोड बन जाता है। ये डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ जाती हैं, नीचे ऑप्शन लिख देते हैं। सोर्स कोड बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, बाइट कोड बनेगा, तो ये आपको इतनी टफ नहीं है, आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये जो ग्राफ बने होते हैं, ऊपर नीचे ग्राफ बना होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम की उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अल्गोरिथम। जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम की, स्टेप बाय स्टेप की जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग। कंप्यूटर के प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन एरर को फाइंड करना टेस्टिंग कहलाता है। एक तो आप फिर सुन लें, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उनमें एरर्स आ जाती हैं, उन एरर्स को फाइंड करना टेस्टिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है बग। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आती हैं उसको बग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। बग क्या होता है? आज आ जाता है पेपर में, काफी दफा आया भी है। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड बग। अब डीबगिंग क्या होता है? उन एरर को रेक्टिफाई करना, जो कंप्यूटर में एरर्स आ चुकी हैं उनको रेक्टिफाई करना डीबगिंग कहलाता है। To rectify the errors in computer program is called debugging. नेक्स्ट अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम पढ़ रहे थे, इधर देखें, ये टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी। ऑपरेटिंग सिस्टम था, बल्कि ये था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर था, अब क्या है आगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये चार चीज़ें आती हैं। एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस होता है।
एम एस ऑफिस भी कहते हैं इसको। एम एस ऑफिस में तीन चीजें आ जाती हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। एम एस वर्ड क्या है? अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई ऐसे टाइप करना है, तो एम एस वर्ड में करेंगे, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो आप क्लिक क्या करेंगे? इन चारों में से कोई भी आएगा, आप उस पर सर्कल कर देंगे कि ये राइट है। उनमें एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल में क्या किया जाता है? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, सेपरेट शीट होती हैं, बेसिकली लाइंस लगी होती हैं एक तरफ, एक को रोज कहते हैं, दूसरे को कॉलम कहते हैं। तो वहाँ पे आपने कोई चार्ट बनाना है, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन करनी है, मीन्स कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, टेबल बनानी है, एम एस एक्सेल में बनती है। एम एस पावर पॉइंट होता है, ये जो स्लाइड आपके सामने बनी हुई है, ये एम एस पावर पॉइंट पे ही बनाई गई है। तो एम एस पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए होता है। और एम एस एक्सेस, अगर एम एस में, एम एस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स एम एस एक्सेस आपने गेन कर ली है। ये चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आपको इनके नाम आने चाहिए। एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है। अब नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन चारों के बारे में भी आपको आना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं। एक एंटीवायरस है, एक डिस्क क्लीनअप है, एक डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, और चौथा बैकअप है। पेपर में काफी दफा ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस लगा देंगे, या डिस्क क्लीनअप लिखा होगा, या डिस्क डीफ्रैगमेंट लिखा होगा। तो ये जो चार दिए हुए हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस, अब एंटीवायरस का तो आपको पता होगा, वायरस को भगाने के लिए, खत्म करने के लिए एंटीवायरस किया जाता है, ताकि वो वायरस उस कंप्यूटर या लैपटॉप से खत्म हो जाए। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? ये भी उसी एंटीवायरस की तरह का होता है। ये मोबाइल में भी आता है कि अगर आप क्लीन करना चाहते हैं, आपका इतना डाटा है, 240 to 50 MB आपका जो है डाटा बच जाएगा। उस पर क्लिक करते हैं, वो एक सर्कल की तरह घूमने लग जाता है, और बाद में लिखा हुआ आता है कि इतना डाटा आपका क्लीन हो चुका है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये डिस्क क्लीनअप कहते हैं इसको। तीसरा होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जब वो डिस्क जिसमें कोई डाटा होता है, लिखते वक्त अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उन 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 प्रॉब्लम, उन एरर्स, या कोई वायरस आ जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर किया जाता है, ताकि ये एरर्स ना रहें, इनमें प्रॉब्लम ना आए डिस्क में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लिखा जा सके। और बैकअप का आपको पता होता है, बैकअप इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई डाटा लॉस हो जाए, तो उसकी जगह ये रिमेनिंग डाटा बाद में काम आए, ये बैकअप के तौर पे होता है। तो इनकी डेफिनेशन नहीं आने वाली पेपर में, यही आएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है, और बैकअप है। अब अदर सॉफ्टवेयर, मैंने आपको चार टाइप्स बताई थी। अब लास्ट में है अदर सॉफ्टवेयर, जिसमें फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, और ओएसएस है। फ्रीवेयर देखें, जैसे कोई भी आप लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सेकंड है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ अरसे के लिए फ्री होते हैं, मींस 15 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, जैसे कि डाउनलोडिंग है। डाउनलोडर जो है आप डिफरेंट किस्म का करते हैं, उसमें 30 डेज का आता है कि 30 डेज के बाद इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा। इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ओ एस एस मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा कि लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ये याद रखना है, बस ये तीन याद रखने। अदर सॉफ्टवेयर में ये तीन चीज़ें आती हैं, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, और ओएसएस है। अब थोड़ा सा ये देख लें, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आता है, कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, लिंकर आता है, लोडर आता है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमने पढ़ ली। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी पढ़ ली, अदर सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिए।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चार चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो एक्सपी है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विस्टा है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, ये पेपर में आते हैं। कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, वन बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। असम्बलर क्या करता है? असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असम्बलर का काम है। सोर्स कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड सोर्स कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड होता है वो कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू, ताकि उसे चेंज किया जा सके मशीन लैंग्वेज में। उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं और मशीन इसे आसानी से समझ सकती है। बाइट कोड क्या होता है? सोर्स कोड कंपाइल किया जाता है जावा सी के थ्रू और बाइट कोड बनता है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम की, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर्स आ जाती हैं, उन एरर्स को फाइंड करना टेस्टिंग कहलाता है। बग क्या होता है? एरर आ जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, उसे बग कहते हैं। उन एरर्स को रेक्टिफाई करना डीबगिंग कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चार हैं: एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। चारों आपको बता दी हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में चार चीज़ें आती हैं: एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और बैकअप। चारों आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। अदर सॉफ्टवेयर तीन है: फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है और ओएसएस है। ये अब टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी एक्सेप्शनल पेपर में नंबर सिस्टम में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका थोड़ा बहुत टच आपको आना चाहिए। इस वजह से इसको भी आज कर लेते हैं। देखें, बाइनरी कहते हैं दो को। बाइनरी अगर डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल 10 नीचे पार होती है, वो आपको समझा देता हूँ। डेसिमल से कहेगा बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी 2 को कहते हैं, ऑक्टल 8 को कहते हैं, डेसिमल 10 को कहते हैं और हेक्साडेसिमल 16 को कहते हैं। जो बाइनरी होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि जो बाइनरी होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 फॉर्म में होता है। जो ऑक्टल होता है ये 0 से 7 तक होता है, क्योंकि जितने भी दिए हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऑक्टल में 8 होते हैं, तो 0 से लेकर 7 तक होगा। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में क्योंकि 16 है, 0 से लेकर 9 तक ये, फिर ए से लेकर एफ तक। क्योंकि 10 को क्या कहेंगे? ए, 11 को क्या कहेंगे? बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को 16 तक आते हैं, 15 को एफ कहेंगे। तो टोटल 16 बनते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें हैं: बाइनरी 2, ऑक्टा 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16। बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ऑक्टल 0 और 7 की फॉर्म में होता है, 0 से 7 से तक लेकर। डेसिमल 0 से 9 तक होता है, हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि डेसिमल नंबर है, जैसे 17 दिया हुआ है आपके सामने, 17 लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर है ये। अब वो आपको कह देगा इसको, इसका बाइनरी क्या बनता है, तो आप बाइनरी में उसे कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी मीन्स 2, अभी बताया बाइनरी 2। तो 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। देखें, 17 था, 2 पे डिवाइड करेंगे, नीचे 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं ना। नीचे 8 आ जाएगा, जो बच जाता है, एक बचता है ना, वो ऊपर लिख देंगे उसी के सामने। 17 के सामने 1 लिख दिया, क्योंकि ये बच गया था। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8 होता है, नीचे 4 आ जाएगा। अब 2 4 8 होता है, 0 बचेगा, 0 ऊपर लिख देंगे 8 के सामने ही। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होते हैं, तो 0 बचता है, इस वजह से 4 के सामने 0 लिख देंगे। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 0, 0 बचता है, 2 के सामने 0 लिख देंगे, नीचे 1 आ जाएगा। अब उल्टी स्टार्ट करनी है, जहां से नीचे देखें 1 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल नीचे से 1, फिर ऊपर 0 है, 0 है, 0 है, 1 है।
यही लिख देंगे, ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया। यही चीज समझानी थी आपको। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आए डेसिमल में दिया हो, फॉर एग्जांपल 100 दिया हो डेसिमल में, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो उनके सामने लिखते जाएंगे। और जब उसे लिखना होगा इकट्ठे, एंड से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जो भी नंबर है उसे लिखते जाएंगे। जैसे हमने किया था, नीचे बिल्कुल 1 है, 1 के बाद फिर 0 0 0, ऊपर 1 है 17 के सामने। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। अब बाकी भी किए हुए हैं, बाकी आप एक देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा। अब हमने क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल नंबर में। बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसने 1011, 1011, मतलब 1011 उसने बाइनरी नंबर दिया हुआ है और कहा है कि डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? वन, अब बाइनरी बाइनरी क्या होता है? दो। तो 1 × 2 की पावर 3, क्योंकि आगे टोटल 3 बचते हैं, देखें इसको छोड़ के, 1 को छोड़ के 3 है। फिर आगे क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? 0 है। 0 × 2 की पावर 2, एक कम होता जाएगा। फिर आगे क्या है? 1 है। 1 × 2 की पावर 1, आगे लास्ट में 1 बचता है। 1 × 2 की पावर 0। अब इनको देखें, ऐड करेंगे। 1 × 2 की पावर क्या होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 अगर हो तो किसके बराबर होता है? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही आता है। अब 0, 2 की पावर 4 है, 4, 2 की पावर 2 है तो 4 बन जाएगा। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसको तो काउंट ही नहीं करना। आगे है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही आता है। 2 ये हो गया। और आगे 1 × 2 की पावर 0। 2 की पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। तो स्टार्ट में कितने थे? 8। 8 प्लस 2 कितने होते हैं? 8 और 2 10, और एक यहाँ से, क्योंकि 2 की पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है। जिसकी भी पावर 0 हो जाएगी, चाहे वो 10 की पावर है, 10 की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया है तो 11 बने हैं। अब ये बाकी भी सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये कन्वर्ट किए हुए हैं बाइनरी से डेसिमल में। आज का कंप्यूटर यही था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था, इसके अलावा ये बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसको हमने करना था। अब जो है पेपर की तरफ आते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर डेसिमल एक दफा दोबारा समझा दें, मेरा कट हो गया था बीच में से। ठीक। डेसिमल सिस्टम देखें आपके सामने है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर दिया हुआ है 17, और कह देगा आपको पेपर में कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या ऑप्शन बनता है? इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो जब तक आपको मेथड नहीं आएगा तब तक तो आप इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे आप? 17 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी आपको बताया है 2 होता है उसकी पावर, जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 17 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कितना आता है? नीचे 8 आ जाएगा। 8 दूने 16 होते हैं ना। और एक जो बच जाएगा, क्योंकि 17, टोटल 17 है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता जाएगा। 17 के सामने लिख देंगे 1। जो रिमाइंडर है वो ऊपर उसी के सामने लिखते जाएंगे। रिमाइंडर 1 बचता था, 17 के सामने 1 लिख देंगे। नीचे 8 है, क्योंकि 8 दूने 16 होते हैं। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा। 4 दूने 8 होता है, कोई भी नहीं बचता। 0 है तो 0 भी लिखेंगे उसके सामने। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं बचता। 2 नीचे आ जाएगा, 0 उसके सामने आ जाएगा, 4 के सामने 0। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 1 होता है, 2 1 2। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा और 0 बचता है। 0 2 के सामने लिख देंगे। अब इसको उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है, नीचे से काउंट करने हैं। 1 है, फिर 0 0 0, और 17 के सामने 1 है। तो यही लिख देंगे, यही हमारा बाइनरी नंबर है, 1 0 0 0 1। ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है हमने।
इसी तरह बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, वो भी आपको अभी समझाया है। देखें ये 1011, जो पहला है 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइनरी से कर रहे हैं, तो बाइनरी में 2 लाजमी आता है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आगे 3 बचते हैं। फिर ये कम होता जाएगा, 0 है दूसरे नंबर पे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 आ जाएगा, और फिर एंड में 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 11 बनता है, 11 हमारा डेसिमल नंबर है। अब हम पेपर की तरफ आते हैं। अच्छा, पेपर क्लियर नजर आ रहा है? देखें। यस सर, ठीक है चलो सर। ठीक है, 51 से स्टार्ट करना है। 51 है, चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी आज़ादी को कहते हैं, बहुत ही आसान है। लिबर्टी आज़ादी, इसका एंटोनम स्लेवरी बनेगा, गुलामी। आज़ादी का एंटोनम गुलामी है, लिबर्टी का एंटोनम स्लेवरी बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। इब्राहिम लिंकन वाज बिलोंग टू अमेरिका। इब्राहिम लिंकन अमेरिका से ताल्लुक़ रखता था, अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट था, लिख लें 16वां प्रेसिडेंट था, जिसने गुलामी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तहरीक चलाई थी। क्योंकि जो यूएसए है, इसमें एक वाइट नेशन है, एक ब्लैक नेशन है, गोरे भी हैं, काले भी हैं। जो काले हैं उनको बिल्कुल उनके राइट नहीं मिलते थे पहले, जैसे बराक हुसैन ओबामा था, ब्लैक नेशन में आता था, कालों में आता था। इनके स्कूल अलहदा थे, इनके होटल अलहदा थे, इनके पढ़ना आना जाना, बसें, ट्रैवलिंग, हर चीज़ इनकी अलहदा थी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल। इनको गोरे पास भी नहीं बैठने देते थे, इतना जुल्म होता था, ये गुलाम तस्वर किए जाते थे। तो इब्राहिम लिंकन ने पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मार्टिन लूथर किंग था, उसने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। बाद में ऐसा ऐसा उनको समझ आने लगी, फिर अब जो है उनको राइट दिए जाते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट भी बना है, बराक हुसैन ओबामा, जो कि ब्लैक नेशन से ताल्लुक़ रखता था। तो इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, बी ऑप्शन होता है। सर जी, ये नेल्सन मंडेला भी इसी मुल्क का था, अमेरिका का, ब्लैक नहीं नहीं नेशन का। नहीं नहीं, नेल्सन मंडेला तो साउथ अफ्रीका का था ना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि तो ब्रिटिश। हाँ। कैद हुई थी। हाँ, जो 27 साल तक कैद रहा था, उस कंट्री पे यूके की हुकूमत थी। यूके से आज़ाद कराने के लिए उसने मुहिम्मात चलाई थी डिफरेंट किस्म की, और फिर उसे यूके की गवर्नमेंट ने कैद कर दिया था, वो 27 साल तक जेल में पड़ा रहा था। और जब वो निकला यस। तो उस वक्त उसने आज़ाद करा लिया था अपने मुल्क को, साउथ अफ्रीका को, इससे, ब्रिटिशर्स से। तो वो साउथ सही अफ्रीका है। का था। अच्छा, इनके कैपिटल लिख लें। क्यूबा का कैपिटल हवाना है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, रशिया का मॉस्को है। रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वास अब्दुल्ला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था, बी ऑप्शन आता है। आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे, खिलाफत डायनेस्टी खलीफा का दौर 30 साल तक रहा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लम की डेथ के बाद फौरन ही खलीफा बने थे। 632
ईस्वी में आप सल्लम की डेथ हुई थी और 632 ईस्वी में हजरत अबू बकर सदीक खलीफा बने थे। 632 से लेकर 634 तक रहे, 2 साल 3 महीने बनते हैं। हजरत अबू बकर सदीक वो वाहिद खलीफा थे चारों में से जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी। बाकी तीनों को शहीद किया गया था और तीनों के बारे में बता चुका हूँ किस किस ने शहीद किया था। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन and preparation of tables and graphs can be done using by Excel। ये ऑप्शन आता है। ये आपको मैंने अभी भी बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, मैथ का कोई भी काम है तो वो एक्सेल में किया जाता है, कैन बी डन इन एक्सेल। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय माइकल फुकॉल्ट। मैडनेस और सिविलाइजेशन एक बुक है, एक बेवकूफ़ी और एक तहजीब। किसने लिखी थी? माइकल फुकॉल्ट ने लिखी थी। जिनाह ऑफ पाकिस्तान is a famous book was written by Stanley Wolbert। B is the right option। ये एक अंग्रेज था जिसने कैद आज़म मोहम्मद जिन्ना के बारे में एक बुक लिखी थी, क्योंकि ये इतने बड़े लीडर थे कैद आज़म कि ब्रिटिशर्स भी इस बात को मानते थे। जिनाह ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा आपको एक बुक बताई हुई है लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर अयूब खान ने लिखी थी। इसके अलावा एक और बताई थी इफ आई एम असैसिनेटेड। अच्छा म्यूट कर लें सब लोग ना, अनम्यूट ना रखे कोई भी। इफ आई एम असैसिनेटेड, इफ आई एम असैसिनेटेड बुक वाज रिटन बाय जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान और इफ आई एम असैसिनेटेड आपको लिखवाया हुआ है, दोनों बुक्स जुल्फकार अली भुट्टो की हैं, उन्होंने लिखा था। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान और इफ आई एम असैसिनेटेड। Gwadar became the part of Pakistan in the year 1958। गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था। पाकिस्तान ने कब परचेज किया था? 1958 में पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया था, 1958 में। अच्छा फिर ये भी आता है कि किसने सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले किया था गवादर को परचेज करने में। तो गवादर को परचेज करने में फिरोज खान नून, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, फिरोज खान नून ने। और पाकिस्तान ने किससे परचेज किया था? ओमान से। कल पढ़ा है हमने ये। गवादर became the part of Pakistan in 1958। Pakistan was purchased the Gwadar from Oman and Firoz Khan Noon provided the services during the Gwadar। A culture within, 5.5 हाँ million। 5.5 बिलियन, ये तो कल लिखवा दिया था ना, 5.5 बिलियन में परचेज किया था। अ कल्चर विद इन अ कल्चर इज कॉल्ड एज सब कल्चर। एक कल्चर है चल रहा है पूरी कंट्री में या पूरे सिटी में, उसके अंदर एक कल्चर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सब कल्चर कहते हैं, उसका सब कल्चर है। Which of the following is not an objective of Millennium Development Goals? Millennium Development Goals की कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है? अच्छा इनमें से नन ऑफ दीज आएगा। ये रिड्यूस HIV नहीं है, इनमें से नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। देखें 2015 में, लिख लें 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक एजेंडा दिया था पाकिस्तान को कि आपने
इन 8 चीज़ों पे कंट्रोल करना है, इन 8 चीज़ों को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। उनमें कौन सी 8 चीज़ें थी? एक, गुर्बत था, गुर्बत को कम से कम करना है। सेकंड, तालीम था, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है। थर्ड, औरतों की तरक्की था। चौथा, बच्चों की वफात कम होनी चाहिए। पांचवा,